विवेचना में कहानी 1998 के पोखरण विस्फोट की, जब अमेरिकियों की आंख में धूल झोंककर भारत ने किया था परमाणु परीक्षण। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1998 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिनों के अंदर ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर कहा था, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के एक पखवाड़े के अंदर ही वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदंबरम को बुलाकर परमाणु परीक्षण की तैयारी करने के निर्देश दे दिए थे। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन 26 अप्रैल से 10 मई तक लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे। उनसे चुपचाप कहा गया कि वो अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। डॉक्टर चिदंबरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होने वाली थी। उस शादी को भी कुछ दिनों के लिए टाला गया, क्योंकि शादी में चिदंबरम की अनुपस्थिति से साफ संकेत जाता कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। डॉक्टर कलाम ने सलाह दी कि विस्फोट बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी को किया जाए, जो 11 मई 1998 को पड़ रही थी। परमाणु शोध केंद्र के अधिकतर वैज्ञानिकों को 20 अप्रैल 1998 तक भारत के परमाणु विस्फोट करने के फैसले के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने अपनी पत्नियों को बताया था कि वो या तो दिल्ली जा रहे हैं या ऐसी जगह सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन से संपर्क नहीं किया जा सकेगा। मिशन को गुप्त रखने के लिए हर वैज्ञानिक नाम बदलकर यात्रा कर रहा था और सीधे पोखरण जाने के बजाय काफी घूमकर वहां पहुंच रहा था। कुल मिलाकर बार्क और डीआरडीओ की टीम में कुल 100 वैज्ञानिक थे। जैसे ही वो पोखरण पहुंचे, उन सबको सेना की वर्दी पहनने के लिए दी गई। उन सबको कम ऊंचाई वाले कमरों में ठहराया गया, जिसमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे और उन क्यूबिकल्स में मात्र एक पलंग रखने भर की जगह थी। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें स्टार्च लगे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। परमाणु बमों का कोड नेम था कैंटीन स्टोर्स। बम विस्फोटों को हरी झंडी मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह मुंबई के भूमिगत वॉल्ट में रखे इन बमों को पोखरण तक पहुंचाया जाए। इन वॉल्ट्स को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खोला जाता था। उस दिन वैज्ञानिक और मजदूर पूजा कर वॉल्ट्स के दरवाजों पर भभूत लगाते थे। 6 प्लूटोनियम बमों को गेंद की शक्ल में बनाया गया था, जो कि टेनिस बॉल से थोड़ी ही बड़ी थी। इन गेंदों का वजन 3 से 8 किलो के बीच था। इन सबको एक काले बक्से में रखा गया था। इन बक्सों की शक्ल सेबों के क्रेट से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके अंदर पैकिंग इस ढंग से की गई थी कि पोखरण ले जाने के दौरान बमों को कोई नुकसान न पहुंचे। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था इन बमों को अपने ही सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से हटवाना। सुरक्षा कर्मियों को बताया गया कि कुछ खास उपकरणों को दक्षिण में दूसरे परमाणु संयंत्र में ले जाना है। इसके लिए रात में विशेष गेट से ट्रकों का एक काफिला आएगा। क्योंकि मुंबई कम से कम 2 बजे तक तो जगी ही रहती है, इसलिए तय किया गया कि ट्रैफिक जैम से बचने और शक की गुंजाइश न छोड़ने के लिए सुबह 2 से 4 बजे के बीच इन ट्रकों को बुलाया जाएगा। राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस
द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडियाज क्वेस्ट टू बी ए न्यूक्लियर पावर में लिखते हैं, 1 मई की सुबह तड़के 4 ट्रक चुपचाप बार्क संयंत्र पहुंच गए। हर ट्रक पर 5 सशस्त्र सैनिक सवार थे। ट्रकों पर आर्मर्ड प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। 2 काले क्रेटों को दूसरे उपकरणों के साथ तुरंत एक ट्रक पर लाद दिया गया। डीआरडीओ टीम के एक वरिष्ठ सदस्य उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। ये चारों ट्रक तेज रफ्तार से मुंबई हवाई अड्डे की तरफ बढ़े, जो वहां से 30 मिनट की दूरी पर था। हवाई अड्डे पर बिना उद्देश्य बताए पहले से ही सारे जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए थे। ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया गया, जहां एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान उनका इंतजार कर रहा था। हवाई जहाज के अंदर सिर्फ 4 सुरक्षा कर्मियों को रखा गया था। बाहरी दुनिया को यह आभास दिया जा रहा था कि ये सेना का एक रूटीन ऑपरेशन है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस विमान में जो बम रखे हुए थे वो पूरे मुंबई शहर को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकते थे। सुबह तड़के AN-32 विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड किया। वहां पर ट्रकों का एक और काफिला उनका इंतजार कर रहा था। हर ट्रक पर हथियारों समेत सैनिक बैठे हुए थे। जब वो ट्रकों से उतरे तो उन्होंने अपने हथियार तौलियों से छिपा लिए। पोखरण के लिए जैसलमेर हवाई अड्डे से जब ट्रक निकले तो सुबह हो चुकी थी। राज चेंगप्पा लिखते हैं, पोखरण में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल में पहुंचे, जहां इन बमों को असेंबल किया जाना था। जब प्लूटोनियम गेंदें, जिनका कोड नेम स्टोर था, वहां पहुंच गईं तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष चिदंबरम की जान में जान आई। वो उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको याद था कि इस बार चीजें 1974 की तुलना में कितनी फर्क थी। तब परमाणु डिवाइस को उन्हें खुद अपने साथ पोखरण लाना पड़ा था। पोखरण का मौसम भी वैज्ञानिकों के सामने परेशानी खड़ा कर रहा था। प्रेयर हाउस में दुर्घटनावश आग लगने की संभावना से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और वैज्ञानिकों को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था। गर्मी का अलम यह था कि वैज्ञानिक हमेशा पसीने से तरबतर रहते थे। मदद करने वाले स्टाफ को जानबूझकर कम रखा गया था। इसलिए सतिंदर कुमार सिक्का जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक भी स्क्रू कस रहे थे और तार ठीक कर रहे थे। पोखरण में वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ रात में ही काम कर रही थी ताकि ऊपर से गुजरने वाले उपग्रह उन्हें न देख सकें। राज चेंगप्पा लिखते हैं, एक रात वैज्ञानिक कौशिक को रात में एक उपग्रह दिखाई दिया। 3 घंटे के अंदर उन्होंने 4 उपग्रहों को वहां से गुजरते हुए गिना। उन्होंने डीआरडीओ टीम के सदस्य कर्नल बीबी शर्मा से कहा, सर, लगता है उन्हें शक हो गया है कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना एक रात में इतने सारे उपग्रहों के गुजरने का क्या मतलब है। शर्मा ने कहा, हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, हम कोई जोखिम उठाना गवारा नहीं कर सकते। सन 1995 में जब नरसिम्हा राव ने परमाणु विस्फोट करने का फैसला लिया था तो अमेरिकी उपग्रहों को ताज़ा बिछाए गए तारों से भारत के इरादों के बारे में पता चल गया था। उस समय अमेरिकी उपग्रहों की नज़र शाफ्ट को बंद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बालू के इस्तेमाल पर भी गई थी। वहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों के मूवमेंट ने भी अमेरिकियों को सतर्क कर दिया था। वर्ष 1998 में भी CIA ने पोखरण के ऊपर 4 उपग्रह लगा रखे थे, लेकिन परीक्षण से
कुछ समय पहले सिर्फ एक उपग्रह पोखरण की निगरानी कर रहा था और वो भी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच उस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता था। परीक्षण से एक रात पहले उपग्रह से प्राप्त चित्रों की समीक्षा के लिए सिर्फ एक अमेरिकी विश्लेषक की ड्यूटी लगाई गई थी। उसे पोखरण से खींची कुछ तस्वीरों को अगले दिन अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए चुना भी था, लेकिन जब तक अधिकारी उन तस्वीरों का विश्लेषण करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 मई को परीक्षण वाले दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर ब्रजेश मिश्रा को फोन कर बताया कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ रही है और अगले 1 घंटे में परीक्षण किया जा सकता है। उधर पोखरण में मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई थी कि सब कुछ ठीक है। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटरों पर चौंधियाने वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गई, जो बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कैमरे विस्फोट से नष्ट हो गए हैं। धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताजमहल शाफ्ट में विस्फोट ने हॉकी के मैदान के बराबर बालू को हवा में उठा दिया। उस समय हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ रहे डीआरडीओ के कर्नल उमंग कपूर ने भी धूल के सैलाब को उठते हुए देखा। नीचे वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे धरती बुरी तरह से हिल रही है। वहां और देश भर में मौजूद दर्जनों सीस्मोग्राफ्स की सुइयां बुरी तरह से हिली। वैज्ञानिक अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े ताकि वो रेत की दीवार को उठने और गिरने का न भुलाए जाने वाला दृश्य अपनी आंखों से देख सकें। सुरक्षित दूरी से ये दृश्य देख रहे सैकड़ों सैनिकों ने रेत का गुबार उठते ही गगनभेदी नारा लगाया, भारत माता की जय। वहां मौजूद वैज्ञानिक के संथानम ने बीबीसी को बताया, पूरा मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिदंबरम ने बहुत जोर से कलाम से हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था हम 24 साल बाद भी ये काम दोबारा अंजाम दे सकते हैं। कलाम के मुंह से निकला, हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उधर प्रधानमंत्री निवास में फोन के बगल में बैठे ब्रजेश मिश्रा ने पहली घंटी पर फोन उठाया। उन्होंने रिसीवर पर कलाम की कांपती हुई आवाज सुनी, सर वी हैव डन इट। मिश्रा फोन पर ही चिल्लाए, गॉड ब्लेस यू। बाद में वाजपेयी ने कहा, उस क्षण का वर्णन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमें अत्यंत खुशी और पूर्णता का एहसास हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने अपनी किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया में लिखा। वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह वाजपेयी के निवास में डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। सोफे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। शायद इसके पीछे एक पुरानी भारतीय धारणा थी कि किसी चीज के बारे में तब तक कुछ न बोला जाए जब तक वो हो न जाए। जब खबर पहुंची तो उसका असर इलेक्ट्रिक था। वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ पढ़ी जा सकती थी, लेकिन न तो कोई उछला और न ही किसी ने किसी को गले लगाया या पीठ थपथपाई। लेकिन उस कमरे में मौजूद लगभग हर शख्स की आंखों में आंसू थे। बहुत देर बाद वाजपेयी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी थी। तनाव से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक जोर का ठहाका भी लगाया था। उसके बाद वाजपेयी अपने घर से बाहर निकले थे, जहां लॉन में सभी प्रमुख संचार माध्यमों के संवाददाता मौजूद थे। वाजपेयी के मंच पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले प्रमोद महाजन ने
उस पर भारत का तिरंगा झंडा रख दिया था। उस मौके पर दी जाने वाली प्रेस रिलीज को जसवंत सिंह बहुत पहले तैयार कर चुके थे। वाजपेयी ने घोषणा की, टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने सब किलो टन क्षमता के 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। रेहान फजल,